फ्रेंड्स, हम लोग मनी एंड बैंकिंग यूनिट पढ़ रहे थे। मनी एंड बैंकिंग में मनी हो चुका। बैंकिंग में मैंने आप लोगों को बैंकिंग के फंक्शंस, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन ये डिस्कस कर लिया था। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। उसमें था तो ये बड़ा टॉपिक, लेकिन कुछ चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। तो अब मैं जो भी अपडेटेड चीज़ है वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या होता है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक क्या है? सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करना। इसलिए इसको एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीमो होता है ना, तो सुप्रीम होना मतलब जितना भी बैंकिंग में किस तरीके से उसको मैनेज करना है, जिससे कि जो लोन वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं या जितना पैसा डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर हो पाए, लोगों का बैंकिंग के सिस्टम में विश्वास बना रहे, ये काम होता है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई सेंट्रल बैंक की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फिर इसके आगे ये भी लिख देना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहला फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इशू, मतलब करेंसी अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक के पास नोट छापने की पावर दे रखी गई है। तो सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि करेंसी तो गवर्नमेंट को छापनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो है नहीं, इस वजह से इसको करेंसी नहीं बोला जाता। जो नोट ये लोग छापते हैं इसको करेंसी ना बोलकर ये लोग प्रॉमिसरी नोट बोल देते हैं। आपने देखा होगा 10 रुपए के नोट पे या फिर और 100 रुपए, 1 रुपए के नोट को छोड़ के सब पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे टू द बियरर अ सम ऑफ रुपीज इतने। ये लिखा हुआ होता है नोट पे, इसका मतलब ये एक प्रॉमिसरी नोट है। ठीक है, और लिखा भी होता है नोट पर ये क्या है, एक प्रॉमिसरी नोट। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया RBI has the sole right of issuing paper currency notes except 1 rupee notes and coins which are issued by the Ministry of Finance। Ministry of Finance क्या क्या इशू करता है? 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के वो करेंसी का पार्ट बनेंगे, लेकिन जो RBI बनाता है वो करेंसी नहीं है, वो प्रॉमिसरी नोट है। 1 rupee note bears the signature of Finance Secretary while other currency notes bear the signature of Governor RBI। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होती हैं सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद द आरबीआई? ये जो अथॉरिटी दे रखी है आरबीआई को गवर्नमेंट ने, इसके कुछ एडवांटेजेस है। क्या? इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। एक ही के पास सारी अथॉरिटी है तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, कि देश में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए। मनी सप्लाई का मीनिंग बताया था ना, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो कितनी पब्लिक के पास करेंसी होगी उसको मैनेज करने में आसानी होगी, बिकॉज करेंसी विद पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। इसको सुपरवाइज करने में काम आता है। इट एंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। इससे लोगों का विश्वास बना रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, एटलीस्ट आरबीआई का इंस्टीट्यूशन तो वहीं की वहीं रहेगा। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी की वैल्यू बनी रहे उसमें भी ये चीज़ मदद करती है। समझ में आ गया? तो पहला था बैंक ऑफ इशू। दूसरा क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक है आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट and a financial advisor to the central government and all the state governments except that of Jammu and Kashmir. As a banker, it carries out the banking business of the government। ये बैंकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट को कैरी करता है। अच्छा, ये जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा है, वैसे अब ये अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि
370 हटने के बाद जो एक स्पेशल वो चीज़ दी गई थी, एक परमिशंस दी गई थी, वो सब हटा ली गई हैं। तो वो भी एक तरीके का नॉर्मल स्टेट ही बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। ऑल तो यूनियन टेरिटरी है, तो वो भी एक नॉर्मल इंडिया के अंदर का ही पार्ट कहलाएगा। तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं आएगा वैसे। एज अ बैंकर इट कैरीज आउट all the banking business of the government. It maintains current account for keeping their cash balances. It accepts receipts and make payment for the government and carries out exchange, remittance and other banking operations. मतलब गवर्नमेंट का जो बैंक है वो आरबीआई है। गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पर पैसे कहीं से आने तो वो लेना, गवर्नमेंट का एक अकाउंट खुला रहता है आरबीआई में। इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड. द गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक. एज अ बैंकर काम करता है ये। अब आगे एज एन एजेंट, ये बैंक जो आरबीआई है वो एक एजेंट भी कहलाता है आरबीआई का, उसका सॉरी गवर्नमेंट का। कैसे? सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट. जो डेट है, पब्लिक डेट मतलब जो गवर्नमेंट के लोन्स वगैरह हैं, उसको मैनेज करने का काम भी आरबीआई करता है। तो एक तरीके का ये गवर्नमेंट का एजेंट भी है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स. इन मैटर्स पर इनको टाइम टू टाइम वो सुपरवाइज भी, एडवाइस भी देता रहता है. बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. बैंकर्स बैंक का मतलब हो गया बैंकों का भी बैंक, क्योंकि ये जितने भी बैंक हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई बना हुआ है. देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री. देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. बीइंग द एपेक्स बॉडी, आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर टू अदर बैंक्स. In this sense, it bears the same relationship with commercial bank as the latter maintains with the general public. जो रिश्ता पब्लिक और कमर्शियल बैंक में, वही रिश्ता कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में होता है. एज द बैंकर टू बैंक, सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन 3 कैपेसिटीज. ये अलग अलग तीनों फंक्शंस हैं, पेपर में अलग अलग पूछे जाते हैं. पहला फंक्शन क्या है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स. देखो, एलआरआर के 2 पार्ट होते हैं. एलआरआर क्या था? लीगल रिजर्व रेशियो. डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो बैंकों को सेट असाइड करके रखना होता है, वो आगे लोन के रूप में नहीं दे सकते. एलआरआर के भी 2 पार्ट हो जाते हैं. एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ठीक है, तो ये कैश रिजर्व मेंटेन करके रखता है. देखो, जो सीआरआर है वो पोर्शन तो आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है बैंकों को, और जो एसएलआर है वो अपने पास रखना पड़ता है विद इन बैंक. समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ. जैसे 100 रुपये का डिपॉजिट आया, 100 रुपये का जो डिपॉजिट आया उसमें से 20 रुपये सेट असाइड करके रखे. अब इस 20 में से भी 12 रुपये तो आपको अपने पास रखने हैं और 8 रुपये आपको आरबीआई के पास जमा कराने हैं अपने. ठीक है, जस्ट एक कंट्रोल मेंटेन करने के लिए बैंक को उसने, आरबीआई ने ये सिस्टम बना रखा है. इसका एक फ़ायदा भी है. अब 8-8 रुपये सब बैंकों ने जमा करवाए. किसी बैंक में दिक्कत होगी कि वहाँ कस्टमर ज़्यादा मांगने आ गए कि लाओ हमें अपने पैसे वापस चाहिए. किसी बैंक में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जितने पैसे निकाले थे वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है. तो उस मीनवाइल जब ऐसा हो रहा है तो आरबीआई दूसरे बैंकों की मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो 8-8 रुपये सब बैंकों के आ गए, तो उसके पास पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो गए. आरबीआई मदद कर सकता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ भी विड्रॉल लोग ज़्यादा करवा रहे हैं, तुम ये पैसे रख लो. फिर जब डिपॉजिट्स होने शुरू होंगे तो वो वापस कर देगा पैसे. समझ में आ गया? तो commercial banks are required to keep a certain proportion of their deposits known as CRR with the central bank. In this way, central bank acts as the custodian of cash reserves of the commercial bank. और ये रिजर्व्स हैं, इस पर सेंट्रल बैंक का अपना हक नहीं है. अल्टीमेटली इसका हकदार कमर्शियल बैंक की होंगे. उनको चिंता की बात नहीं है कि हमारा पैसे का क्या होगा, पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन कंट्रोल रखने के लिए ये पैसा आरबीआई रखवा लेता है अपने पास. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन अगर पैसा कहीं और से नहीं मिल रहा, कमर्शियल बैंक को सबसे ज़्यादा पैसा तो कहाँ से मिलना चाहिए? डिपॉजिट से. डिपॉजिट से भी नहीं मिला तो फिर वो आसपास अपने जो और भी बैंक होंगे उनसे ले सकता है. मतलब आसपास मेरा मतलब जिनसे अच्छे रिलेशन है उस बैंक के दूसरे बैंकों से.
अगर कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा तब जाकर लास्ट रिजॉर्ट वो आरबीआई से पैसे ले सकता है। लास्ट इसलिए क्योंकि आरबीआई से पैसे जनरली अवॉइड ही करने चाहिए, आरबीआई को और भी ज़रूरतें होती हैं। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर भी एक्ट कर रहा है, वरना ये तो ना हर कमर्शियल बैंक को ज़रूरत पड़ेगी तो सीधा पहले आरबीआई से जाके पैसे मांग लेगा। When commercial bank fails to meet their financial requirements from other sources, that is in case of a financial emergency, they approach the central bank to give loans and advances as the lender of last resort. Central bank assists these banks through discounting of approved securities and bills of exchange. समझ में आ गया? तो ये होता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट फंक्शन है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का। देखो, मेरा अकाउंट अगर पंजाब नेशनल बैंक में है, दूसरे बंदे का अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, मैंने अपने अकाउंट से एक चेक काटा, पीएनबी का एक चेक काटा कि जो दूसरा बंदा है जिसका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है उसको इतने पैसे दे दो। अब अगर वो सेम बैंक में होता तो फिर भी कोई प्रॉब्लम शायद ना होती, लेकिन अब क्या है, मेरे अकाउंट से पैसा कट के उसके अकाउंट में जाएगा, बट उसका अकाउंट तो दूसरे बैंक में है, तो वो जाएगा कैसे? तो ये दो बैंक आपस में बात करेंगे, कौन सा? पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया, कि आपके बिहाफ पर हमें इतने पैसे रिसीव हुए हैं, या फिर ये कहे कि पीएनबी कहेगा कि हमारे यहाँ से पैसे कट के आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऐसे चलती ही रहेगी। ऐसे ही पूरे दिन में पता नहीं कितने चेक मिलते होंगे अलग अलग बैंकों के, और हर बैंक को मिलते होंगे, एक एक बैंक को कई कई बैंकों के वो चेक मिलते होंगे, और उल्टा भी होता होगा, किसी से पैसे लेने होंगे, किसी को पैसे देने होंगे, क्योंकि बाकी बैंकों को भी तो दूसरे बैंक के लिए मिल सकता है। जैसे हमें मिला 10 बैंक को, फिर वो जो 10 बैंक है उनमें हर बैंक को ऐसे ही चेक मिले होंगे दूसरे दूसरे बैंकों के, तो ये सबको आपस में डीलिंग करनी पड़ती है। एक एक चेक की डीलिंग करने से बढ़िया क्या है, पूरी लिस्ट बना लो कि पूरे दिन में इतने के चेक आए, 1 लाख रुपए के टोटल चेक मिले पीएनबी को जो बैंक ऑफ इंडिया को देने हैं पैसे, तो 1 लाख रुपए पीएनबी के अकाउंटों में से कटेंगे, लोगों के अकाउंटों में से, तो टोटल पीएनबी भी से 1 लाख रुपए जाएंगे कहाँ पर? बैंक ऑफ इंडिया में। फिर बैंक ऑफ इंडिया कहेगा कुछ चेक हमें भी मिले हुए हैं, 70,000 रुपये के चेक हमें भी मिले हुए हैं जो आपको हमें देने हैं, तो 70 वो देगा। अब 70 वो दे, 1 लाख रुपए हम दे टोटल, इससे बढ़िया 30,000 रुपये में ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट करके ख़त्म कर लो। समझ में आ गया? इसके लिए क्या किया जाता है, ये बैंकों को आपस में डीलिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए क्लियरिंग हाउस बना रखा है आरबीआई ने। ठीक है, एक तरीके का मतलब सिस्टम हो गया, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पर सारे बैंक मीट करेंगे। पहले तो जाना पड़ता था बैंकों को, अगर आपके यहाँ बैंक पर कोई जॉब करता हो तो उनसे पूछना, एक टाइम होता था कि क्लियरिंग हाउस में जाना पड़ता था फिजिकली एक बंदे को, कि मैं शाम को कि एक बंदे को बोल दिया कि जाओ क्लियरिंग हाउस जाओ, ये सारे चेक वेक ले जाओ। अब ये सब चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई, डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज पास करो और सेटलमेंट करो। तो ये कौन करवाता है? आरबीआई करवाता है। आपस में डीलिंग करने में शायद बैंकों को प्रॉब्लम आती, इसलिए आरबीआई ने ये सुविधा प्रोवाइड कर रखी है कमर्शियल बैंक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपस में बैंक डील नहीं कर पाते। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं इसको। एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, it becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house. All commercial banks have their accounts with the central bank. Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their accounts. समझ में आ गया? As a supervisor, central bank regulates and controls the commercial bank. The regulation of bank may be related to their licensing, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ असेट मैनेजमेंट, मर्जिंग वाइंडिंग अप, किसको मर्ज करना है दो बैंकों को, किस बैंक को ख़त्म करना है, वाइंड अप करना है, मतलब उसका डिसोल्यूशन हो रहा है अगर, तो फिर क्या फॉर्मेलिटीज़ होनी है, अगर कोई ब्रांच एक्सपेंड करना चाहता है, नई ब्रांच खोलना चाहता है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, किसी बैंक की इंस्पेक्शन करवानी है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ये सारे काम करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये सारे हमारे फंक्शंस थे। अगला इसके बाद आता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जो आपके कोर्स से अब हट गया है। ये भी एक फंक्शन हुआ करता था और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था
बैंक का थोड़ा लंबा था, लेकिन इसी के तरीके से एक और चीज़ है वो अगले चैप्टर में आ जाएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमारा यूनिट मनी एंड बैंकिंग का कंप्लीट हो गया। कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ लेना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में